नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर 1919 अधिनियम के जो संभावित सवाल बन सकते थे उसको हम लोगों ने कर लिया था। यानी हम लोग 1919 अधिनियम के विगत वर्षों के सवाल भी और जो संभावित सवाल बन सकते हैं दोनों को हम लोग कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के विगत वर्षों के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आईएएस की परीक्षा यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा और अलग अलग राज्यों की सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए। और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग 1935 अधिनियम के संभावित प्रश्नों के बारे में व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। और मेरा यह मानना है कि अगर आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं, विगत वर्षों वाला भी, प्रीवियस ईयर के सवाल भी और संभावित भी, तो सामान्यतः कोई सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। कि मेरे बारे में सामान्य जानकारी है, अधिकांश लोग आप में से इसमें जानते भी होंगे। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2010 में पूछा गया था और ये 4 विकल्प दिए गए थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट मिशन, साइमन कमीशन। तो अगर आपने 1919 का अधिनियम पढ़ा है तो आप इसका उत्तर जानते होंगे कि साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन क्यों? क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के 10 वर्ष के पश्चात हम एक सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग का गठन करेंगे, जिसका उद्देश्य होगा कि भारतीयों को भविष्य में कौन से अधिकार देने हैं इस बात का मूल्यांकन करना। और आगे चलकर 1927 में, यानी 2 वर्ष पहले ही 1929 में बनना था, लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इस सामान्य परिचय के रूप में कि सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। और उस समय जो राज्य सचिव थे वो थे लॉरेंस डुडांस। इस अधिनियम के तहत यानी 1919 अधिनियम के तहत साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए लंदन के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। और गोलमेज सम्मेलन का जो परिणाम है वो एक व्हाइट पेपर के रूप में सामने आया। और वही व्हाइट पेपर आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में हमारे सामने आया। तो चीजों को कड़ी के रूप में अगर आप याद रखेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्टेनले बॉल्डविन। सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और यह अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को मिली होगी कि क्या है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? एसएससी की 2017 की परीक्षा में पूछा गया। यूएसए का संविधान, सोवियत संघ का संविधान, ब्रिटिश संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर तो भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। हालांकि यूएसए के संविधान का, सोवियत संघ के संविधान का, ब्रिटेन के संविधान का भी भारतीय संविधान पर काफी प्रभाव रहा, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यूएसए के संविधान, सोवियत संघ के संविधान या ब्रिटिश संविधान से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किए। इस प्रकार के सवाल भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। बहुत सारी चीजें ली गई थी, लेकिन कुछ प्रावधान जैसे राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर,
अगर सवाल आता है कि राज्यपाल की केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति, तब उत्तर बदल जाएगा। लेकिन राज्यपाल का कार्यालय यानी ऑफिस ये लिया गया था अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका का ढांचा जो कि एकीकृत है, वो भी लोक सेवा आयोग, वर्तमान में जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान आर्टिकल 315 में है, वो भी इसी अधिनियम से प्रभावित है। शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ पावर है, जो कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। और आपातकालीन प्रावधान, अगर ये पूछा जाए कि आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, तब उत्तर बदल जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब जर्मनी उत्तर आएगा। यहां पर आता है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है या लिए गए हैं। और भी अन्य प्रावधान है, ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश में 2015 में पूछा गया। पहला, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये हमने अभी पढ़ा है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है और इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो पहला बिंदु ही सही है, पहला विकल्प ही सही है। भारत को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से मिली। भारत विभाजन का इसमें कोई भी उल्लेख नहीं था, वो भी 1947 के अधिनियम से जुड़ा है। जहां तक रियासतों को समाप्त करने की बात है, तो रियासतें ना ही इस अधिनियम से ना ही अगले अधिनियम से समाप्त हुई थी। इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि कई बार सवाल रिपीट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो पूछे जा चुके हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं, तो दो चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, एक आपका सिलेबस और दूसरा उसके प्रीवियस ईयर के सवाल। तभी आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हम लोग विगत वर्षों के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ या प्रवेश किया गया? एमपीपीएससी 2017, 1919, 1909, 1919, 1935 और 1947। हम लोग 1935 का अधिनियम पढ़ रहे हैं, सही उत्तर यही है। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत यानी जबरदस्ती हमारे ऊपर ये अधिनियम थोप दिया गया, क्योंकि 1935 के समय अब हम ब्रिटेन के किसी अधिनियम को ना चाहकर स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन हमारे ऊपर जबरदस्ती इस नियम को थोपा गया, इस अधिनियम को थोपा गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद किसी भी मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटेन की सरकार ने इस अधिनियम को भारत के ऊपर लागू किया। तो इसलिए कहा जाता है कि यह अधिनियम संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को लागू करता है। जबरदस्ती संवैधानिक तरीके से हम पर यह बाध्य किया गया। अगला सवाल, इसका उत्तर आप लोगों के पास है। आपने अगर पुराना सवाल पढ़ा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध यानी प्रावधान दिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान, जापानी संविधान। सही उत्तर आप लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने आपको पिछले सवाल में भी कहा था कि भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे कई बार अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान, आयरलैंड के संविधान, जापान के संविधान से भी हमने कुछ विशेष प्रावधान लिए हैं। लेकिन इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। आप जानते होंगे कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिए गए हैं, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? एसएससी 2017। और आपके ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 और कोई भी विकल्प सही नहीं। तो आपको अगर याद हो, अगर आपने 1919 अधिनियम के वीडियो लेक्चर को पढ़ा है या घर पर भी कहीं पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन, हायरार्की जिसे कहते हैं, वो 1919 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू किया गया था। और 1935 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। अब प्रांतों में द्वैत शासन क्या है और प्रांतों को स्वायत्तता क्या है? प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब है कि प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया था, जिसे हम लोग आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों के रूप में जानते हैं। इन दोनों ही विषयों को समाप्त किया गया। समाप्त करने का मतलब है कि प्रांतों के अंदर इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं होगा कि आरक्षित हस्तांतरित, नहीं, केवल प्रांतीय विषय कहलाएंगे। इस तरीके से शक्तियों का विभाजन, याद रखिएगा, शक्तियों का विभाजन और शक्तियों के पृथक्करण में अंतर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर, इन दोनों में अंतर है। शक्तियों के विभाजन के तहत संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। अब ऐसा नहीं है कि प्रांतीय सूची के अंदर आरक्षित हस्तांतरित, अब ऐसा नहीं रहा। अब संघीय विषय, प्रांतीय विषय, समवर्ती विषय, इस तरीके से विभाजन किया गया और प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता का मतलब है कि अब कोई भी विषय आरक्षित हस्तांतरित ना होकर प्रांतीय विषय कहलाएगा, जहां पर वहां के मंत्री, प्रांतों के जो मंत्री हैं, प्रांतों के जो सदस्य हैं, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे अपने कार्यों को करने के लिए। इसके साथ साथ जो अन्य विषय है, अर्थात ऐसे विषय जिनका उल्लेख ना तो संघीय सूची में है, ना ही प्रांतीय सूची में और ना ही समवर्ती सूची में, उन्हें कहा गया अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय जिनका उल्लेख तीनों ही सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल या फिर भारत के वायसराय को दिया गया। और वर्तमान में भी आर्टिकल 248 अवशिष्ट विषयों का उल्लेख करता है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र यानी संसद को है वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आजादी से पहले अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय, एक ही बात है, उन्हें दिया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश में पूछा गया है 2014 में। 1861, 1909, 1919 और उपयुक्त में से कोई नहीं। संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है, संघीय न्यायालय की बात हो रही है। संघीय न्यायालय को इंग्लिश में कहते हैं फेडरल कोर्ट। और फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम संघीय न्यायालय की बात करें तो संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था, जिसे जो कि संघीय न्यायालय वही है जो वर्तमान में भारत का सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संघीय न्यायालय से कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने जो संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की थी, उसके पास बहुत सीमित मात्रा में शक्तियां थी, क्योंकि उसका कार्य केंद्र और राज्य या विभिन्न राज्यों के मध्य विवादों को निपटान करना था। लेकिन वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कार्य तो करता ही है, उच्च न्यायालय के फैसलों की अपील भी सुनता है। दूसरा अंतर, ब्रिटेन के द्वारा जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था उसकी अपील ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की अपील कहीं नहीं की जाती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। उस समय जो संघीय न्यायालय बना था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इन सबकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी, वर्तमान में कहीं नहीं की जाती। 1 अक्टूबर 1937 को यह संघीय न्यायालय दिल्ली में कार्यरत हो गया था
और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे सर मॉरिस ग्वेयर। याद रखिएगा, वर्तमान में यही संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, लेकिन दो बातों का प्रमुख अंतर है संघीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान के। पहला, संघीय न्यायालय के फैसलों की अपील ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अपील कहीं नहीं की जाती, वह अपील का अंतिम न्यायालय या उच्च न्यायालय माना जाता है। दूसरा, संघीय न्यायालय का मुख्य कार्य या मेन कार्य यही था कि वह केंद्र और प्रांतों या विभिन्न प्रांतों के मध्य विवादों का निपटान करे, लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के तहत यह कार्य तो करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हाई कोर्ट के निर्णयों की अपील भी सुनता है, मूल अधिकारों का रक्षक भी करता है, राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य भी करता है और अन्य कार्य भी करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका उत्तर अब आप लोगों के पास होगा। इसका सही उत्तर है 1937, क्योंकि अधिनियम 1935 के तहत था, लेकिन इसका गठन 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। इस प्रकार के फैक्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 अधिनियम की विशेषता है, तो वहीं केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1919 में लागू हुआ, 1919 अधिनियम में लागू हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया और उन प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। द्वैध शासन का मतलब क्या था कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। ये सब हमने 1919 अधिनियम में पढ़ा है। तो द्वैध शासन और द्विसदनीय विधायिका, इन दोनों में अंतर होता है। द्वैध शासन का मतलब दो लोगों का शासन, द्विसदनीय विधायिका का मतलब विधायिका के दो सदन होना। जैसे संसद के दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यों की विधानमंडल के दो सदन हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 अधिनियम की विशेषता है और केंद्र में द्वैध शासन 1935 अधिनियम की विशेषता है। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919 अधिनियम की विशेषता है और प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका 1935 अधिनियम की विशेषता है। कई बार इन चीजों को लेकर एग्जाम में डाउट हो जाता है, तो इन दोनों चीजों को स्पष्ट रखिएगा इस तरीके से। अगला सवाल, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है और वहीं राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो यहां पूछा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई? और आपके ऑप्शन है, इसका सही उत्तर 1935 है। इसके साथ साथ दो चीजों को याद रखिए। सबसे पहली बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वायसराय या फिर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से मिली, तब उत्तर आएगा 1861 का अधिनियम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तब उत्तर आएगा 1935 का अधिनियम। इन दोनों बातों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला सवाल, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, डिवीजन ऑफ पावर, किस उल्लेखित योजना पर आधारित है? आईएएस की 2012 की परीक्षा में पूछा गया। मार्लेमिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1935
या फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947? इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये 1935 अधिनियम की विशेषता है, अर्थात कुछ इस तरीके से तीन पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा था कि शक्तियों का विभाजन का मतलब होता है कि तीन प्रकार से विषयों को विभाजित करना, कार्यों को विभाजित करना। वर्तमान में भी 7वीं अनुसूची संघ राज्य समवर्ती सूची का प्रावधान करती है और ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही प्रभावित है। और ये भी हमने पहले पढ़ लिया था कि अवशिष्ट विषय रेजिड्यूशरी पावर, जिनका उल्लेख तीनों ही सूचियों में नहीं है, उस पर कानून बनाने की शक्ति आजादी से पहले गवर्नर जनरल के पास थी, वर्तमान में आर्टिकल 248 के तहत संसद के पास है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? राजस्थान की 2016 की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है, तो देखते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ, इंग्लिश में से बोलते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन, का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। अगर आपने केवल इतना पढ़ा था कि शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट विषय किसे दिए गए थे, तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर टिक कर सकते हैं, बेशक आपको बाकी नहीं पता हो। आप जानते हैं कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को न देकर भारत के गवर्नर जनरल को थे, और पूछा भी गया है कि क्या नहीं थी। इसका सही उत्तर क्या है? बी, अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रावधान 1935 की विशेषता है। प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करना और प्रांतीय स्वायत्तता ये भी विशेषता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू करना, यह भी इसकी विशेषता है। और आपसे पूछा गया है कि मुख्य विशेषताओं में नहीं थी, और उत्तर है बी, क्योंकि ये गवर्नर जनरल के पास थी। अधिनियम की जैसे कुछ प्रमुख विशेषताएं, केंद्र में द्वैध शासन, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, संघीय न्यायालय, शक्तियों का विभाजन, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका, लोक सेवा आयोग, रिजर्व बैंक, प्रांतीय स्वायत्तता। और भी अन्य विशेषताएं हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान 1935 में किया गया था, हालांकि ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया। अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, क्योंकि उस समय उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, कमिश्नरियां, जिसे वर्तमान में हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं, ये थी उस समय, और देशी रियासतें, इन सब को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान करने की बात कही गई थी। ब्रिटिश प्रांतों को इस संघ में शामिल होना अनिवार्य था, हालांकि देशी रियासतें ही इस संघ में शामिल नहीं हो पाई, तो ये अखिल भारतीय संघ का प्रावधान लागू नहीं हो पाया, अर्थात मूर्त रूप नहीं ले पाया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था यानी आरक्षित हस्तांतरित विषयों को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई, और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया, प्रांतों को स्वायत्तता दी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने उस प्रावधान को केंद्र में लागू करने की कोशिश की। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध के कारण यह प्रावधान भी लागू नहीं हो पाया, अर्थात केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान लागू नहीं हो पाया था। चलो अब बात करते हैं अगले सवाल की कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, और आपके ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो आप लोग जानते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन 1935 अधिनियम की विशेषता है, और ये जो एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान है, ये भी 1935 के अधिनियम की ही विशेषता है।
हालांकि भारत में जो सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है, आर्टिकल 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और भारत में एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा तो किया गया है, लेकिन राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार शक्तिशाली है। वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। 1935 के अधिनियम में भी संघीय व्यवस्था का प्रावधान था इस तरीके से, एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के 3 अंग बनाए जाएंगे, गवर्नर जनरल होगा, राज्य परिषद होगी, संघीय सभा होगी। तो ये प्रावधान भी वर्तमान में उस तरीके से नहीं पाया जाता। हाँ, लेकिन वर्तमान में संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संघीय व्यवस्था का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम की विशेषता था। अगला सवाल, अखिल भारतीय महासंघ ऑल इंडिया फेडरेशन को स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश 2012, 1935 अगस्त प्रस्ताव 1940, 1919 कैबिनेट मिशन। बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि 1935 का अधिनियम 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरियां और देशी रियासतों को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य था। देशी रियासतें ही इनमें शामिल नहीं हुई तो ये प्रावधान या अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान अस्तित्व में नहीं आ पाया। ठीक, किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी सवाल को लेकर, उत्तर को लेकर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। और यह सवाल 2 बार पूछा गया है, एक बार उत्तर प्रदेश में 2008 और एक बार आईएएस की परीक्षा 2018 में। और इसका उत्तर आप लोग जानते हैं, क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है गवर्नर जनरल। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि शक्तियों का विभाजन 1935 के अधिनियम की विशेषता थी, जिसमें विषयों को संघ राज्य समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था, लेकिन वे विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया था उन्हें कहा जाता था अवशिष्ट विषय, रेजिड्यूशरी पावर। और ये आजादी से पहले गवर्नर जनरल के अधिकार में थी, अर्थात अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को था। ठीक, हम लोगों ने पढ़ लिया था। चल पढ़ते हैं आगे। अगला सवाल था कि निम्न या निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। और आपके ऑप्शन है, पहला देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाना। देखने में टफ लग सकता है लेकिन सवाल आसान है। देश के लिए लिखित संविधान ये इस अधिनियम का स्थायी अवयव नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि बिल्कुल था, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान भी था, यानी एक संघ की योजना का विचार। सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाना, यह प्रावधान 1919 में भी था और 1935 में भी था। तो इसका सही उत्तर है ए, ये इसका स्थायी अवयव नहीं था, लिखित संविधान की बात इसमें नहीं की गई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग हुआ? 1909, 1919, 1935, 1947। उत्तर प्रदेश में 2011 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है 1935। इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में बर्मा यानी म्यांमार को भारत से पृथक किया गया था, क्योंकि बर्मा के राष्ट्रवादी आंदोलनकर्ता और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलनकर्ताओं ने हाथ मिला लिया था
और ब्रिटेन की सरकार नहीं चाहती थी कि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का सामंजस्य हो। अगला सवाल आईएएस की परीक्षा 2010 में पूछा गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट यानी दिए गए अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में शामिल किया गया? मूल अधिकार, डीपीएसपी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत सरकार के कार्यकाल संचालन या फिर कार्यों का संचालन। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। दरअसल भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों के गवर्नरों को कुछ निर्देश दिए गए थे, अनुदेश दिए गए थे कि वो योजनाओं को बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखें। और यही भाग 4 में वर्तमान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी जब राज्य नीति बनाएगा तो कुछ निदेशक तत्वों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाएगा। हालांकि आलोचकों ने इस अधिनियम या इस प्रावधान का काफी ज्यादा विरोध किया, आलोचना की, क्योंकि गवर्नरों को ये बाध्य नहीं बनाए गए थे कि वह इन अनुदेश प्रपत्रों के अनुसार काम करें। वर्तमान में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग्य है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 37 ये कहता है कि यह गैर न्यायोचित होंगे, लेकिन देश के शासन के मूलभूत है। लेकिन ये उस समय भी वाद योग्य नहीं थे, वर्तमान में भी वाद योग्य नहीं है। सवाल क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रावधान था उसे भारतीय संविधान में कहां जगह दी गई? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं। आईएएस की परीक्षा 2004 में पूछा गया था। पहला, गवर्नरी प्रांतों में यानी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, और तीसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। केवल एक और दो, दो और तीन, और एक, दो और तीन। तो आप ये तो जानते हैं कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति ये 1935 के अधिनियम की विशेषता थी। इसका मतलब सी तो नहीं हो सकता। दूसरा, सांप्रदायिक तीसरा पॉइंट जो है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है जो 1909 के अधिनियम की विशेषता थी, पृथक निर्वाचन व्यवस्था, सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था, जो कि 1919 अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए शुरू की गई थी। 1919 में जिसे सिखों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए शुरू किया गया था। 1935 में इसे समाप्त ना करते हुए आगे बढ़ाया गया था अनुसूचित जाति, महिलाओं के लिए। तो पॉइंट नंबर 3 सही नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। तो क्या हम उत्तर लगा सकते हैं कि तीसरा भी गलत है? तो इसका मतलब हमें ए और बी में से चुनाव करना है। तो गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये बिल्कुल इसकी विशेषता थी। अर्थात अगर मान लीजिए कि प्रांतों की, राज्य की विधानसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया है, दोनों सदनों ने या एक सदन ने, तो क्या गवर्नर उस पर सहमति देने के लिए बाध्यकारी था? तो बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि राज्यपाल यानी गवर्नर उसे वीटो कर सकता है, मना कर सकता है और खुद भी कानून बना सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, 1 और 2। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नियम की समाप्ति नहीं हुई थी, इससे और आगे बढ़ाया गया था। चलो अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। बिहार लोक सेवा आयोग 1997, प्रांतीय स्वायत्ता समाप्त नहीं की बल्कि ये लागू की गई।
प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, बिल्कुल इसे समाप्त किया गया था। भारत में संघीय संरचना, नहीं, ये लागू हुई थी। जिम्मेदार केंद्र सरकार, ये भी प्रावधान किया गया था। तो इसका सही उत्तर है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान करना और केंद्र में द्वैध शासन को लागू करने की कोशिश करना। अगला सवाल, आईएएस की परीक्षा 2005 में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषताओं के संदर्भ में प्रांतीय स्वशासन यानी प्रांतीय स्वायत्ता, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध, और आपके उत्तर है बिल्कुल पहला बिल्कुल सही है, प्रांतीय स्वायत्ता। संघीय न्यायालय 1937 में बना दिल्ली में, 1935 में प्रावधान था अखिल भारतीय संघ, बिल्कुल। इसका सही उत्तर क्या है? डी, 1, 2 और 3। प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया, संघीय न्यायालय का गठन हुआ, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। बढ़े आगे, चल 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, यानी विशिष्ट युक्त नहीं है। कई बार शब्दों की जटिलता सवाल को मुश्किल बना देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता और एक अखिल भारतीय संघ। आप जानते हैं कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था, प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान था, द्विसदनीय विधानमंडल यानी प्रांतों में 2 सदन वाली विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें से कितने प्रांतों में 2 सदनों वाली विधायिका का प्रावधान किया गया था, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। केंद्र में तो द्वैध शासन का प्रावधान किया, राज्यों में नहीं। प्रांतों में तो द्वैध शासन को समाप्त कर कर प्रांतीय स्वायत्ता का सूत्रपात किया गया था। ठीक, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। इतने भी सवाल हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको लेक्चर से अगले दिन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर उसकी पीडीएफ वीडियो लेक्चर से अगले दिन डाउनलोड कर सकते हैं। 1919 अधिनियम के अंदर जितने भी पीवी सिर के सवाल थे और संभावित सवाल थे व्याख्या के साथ, वो हम लोगों ने पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करवा दी थी। अगर आप चाहते हैं तो आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल है अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? स्वीकार नहीं, अस्वीकार किया था। यूपीपीएससी 2013, रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, बैजपुर अधिवेशन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन। समझते हैं कैसे? देखिए 1935 में तो कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं, पहली बात। 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में 1935 के अधिनियम को अस्वीकार किया गया। 1937 में फैजपुर अधिवेशन भी नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि 50वां अधिवेशन था और गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। इसका सही उत्तर क्या था? 1936 लखनऊ अधिवेशन में 1935 के अधिनियम को अस्वीकार किया गया। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे एक संघ का प्रावधान, प्रांतों में स्वायत्ता देना, प्रांतों में द्वैध शासन की प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 3 और 4। आप जानते हैं संघ का प्रावधान, ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रावधान बिल्कुल था। प्रांतों में स्वायत्ता का प्रावधान किया गया था। द्वैध शासन की प्रस्तावना ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि समाप्त की गई थी प्रांतों में द्वैध शासन और स्वायत्ता प्रदान की गई थी। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता बिल्कुल नहीं, ब्रिटेन की सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो उत्तर होगा ए, 1 और 2। याद रखिएगा चीजों को।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अब चाह रहे थे कि देश को आजादी मिले, लेकिन इन्होंने फिर से एक दास्ता, एक गुलामी का अधिकार पत्र जारी किया कि हम भारत को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। अगला सवाल, किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक तो थे पर इंजन नहीं था? उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में पूछा गया है, बिहार में तो अभी पूछा गया 2020 में। तो ऐसा कथन 1935 अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का है कि इंजन नहीं है, गाड़ी है, ब्रेक के साथ है, लेकिन इंजन नहीं है, और बिना इंजन के गाड़ी का कोई मतलब होता नहीं। अगला सवाल, यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? अर्थात आप जानते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। तो कई बार ये आरोप लगते रहे कि भारत का संविधान उधार का संविधान है या भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है भीमराव अंबेडकर, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष वही थे और अंबेडकर साहब ने इसका उत्तर संविधान सभा में कहा था। अगला, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? और ये है आपके ऑप्शन। सही उत्तर आप जानते हैं 1935 का अधिनियम था। और 1919 अधिनियम के तहत पहला चुनाव कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1919 अधिनियम के तहत अंतिम चुनाव कब हुए थे? 1945 में हुए थे। वो हमने 1919 अधिनियम में पढ़ा है। यहां पर सवाल क्या है कि प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम? तो 1935। ये हम लोग संभावित प्रश्नों में भी पढ़ेंगे। 1 फरवरी 1937 को ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे 1935 अधिनियम के तहत। अगला सवाल 2002 आईएएस की परीक्षा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन यानी अखिल भारतीय संघ में राजसी प्रांतों यानी देशी रियासतों को शामिल करने के पीछे, राजसी प्रांतों का मतलब देशी रियासतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की मंशा क्या थी? क्या होगा इसका सही उत्तर? राजसी प्रांतों पर और अधिक नियंत्रण बनाना, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना, और चौथा, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका सही उत्तर है पॉइंट नंबर 4, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ये जानती थी कि अगर हमें भारत में अपना शासन बनाए रखना है तो देशी रियासतों का उपयोग करना होगा, और देशी रियासतें चाहती थी कि ब्रिटेन का शासन बना रहे, उनकी शानो शौकत बनी रहे। इसीलिए वो चाह रहे थे कि देशी रियासतें 1935 के अधिनियम का हिस्सा हो। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अभी आईएएस की 2021 की परीक्षा में पूछा गया। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की सिफारिश की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक ना ही दो।
सवाल टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से बेसिक से समझते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें यह प्रावधान किया गया कि 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया। बिल्कुल गलत है। सभी महिलाओं को मताधिकार कभी नहीं दिया गया देश की आजादी तक। आजादी के बाद मिला महिलाओं को संपूर्ण मताधिकार, क्योंकि 1919 अधिनियम के द्वारा कर, शिक्षा, संपत्ति के अधिकार पर वोटिंग राइट दिया गया, तो सबको नहीं मिला था। महिलाओं को तो मिलना बात की बात है, पुरुषों को भी सबको नहीं मिला था। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। बिल्कुल किया गया, यह प्रावधान बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1935 अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? केवल बी, केवल 2। ठीक, तो लगभग इतने सवाल यूपीएससी यानी आईएएस की परीक्षा और स्टेट पीएससी में पूछे गए थे। इसके अलावा कोई भी सवाल अब तक यूपीएससी या स्टेट पीएससी में नहीं पूछा गया। तो आपको एक सामान्य तरीके से अनुमान लग पाया होगा कि किस तरीके से 1935 के अधिनियम से सवाल पूछे गए। आने वाले लेक्चर में जब हम 1935 अधिनियम के संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो बेसिक से लेकर पूरा ऊपर तक करेंगे। और इन दोनों लेक्चर को अगर आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका 1935 अधिनियम का कोई सवाल गलत होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।